राजस्थान का भूगोल। टॉपिक रहेगा राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार पार्ट 1। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं गजानन वर्मा आज फिर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए जो पहला पार्ट लेकर आया हूं। जैसा कि आपको बताया गया था पहले भी कि 3 दिन अपने भूगोल पढ़ेंगे सप्ताह के अंदर, और 3 दिन इतिहास पढ़ेंगे और 1 दिन क्या पढ़ेंगे, कल्चर को पढ़ेंगे। तो आज अपने पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल, और भूगोल से संबंधित आज अपने 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, यानी बेसिक से अपनी सारी बातें पढ़ेंगे कि जो महत्वपूर्ण जानकारी है भूगोल से संबंधित वो सारी बातें आज पढ़ेंगे। यानी स्टार्टिंग से आज अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। अब देखो, अगर अपने बात करें राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित, आज ये अपना पहला पार्ट है, ठीक है। इसका पार्ट फर्स्ट है, सारे पार्ट पढ़ेंगे इसके सारे के। आप सभी नोट्स बना लेना, जैसा कि मैंने आपको बताया था क्लास से अवेलेबल हो रही है। लेकिन आज जैसे राजनीति की क्लास बख्शी जी लिख रहे हैं, आज कल्चर की क्लास नहीं ले पाए सर, यानी कुछ एक कारण हो जाते हैं, यानी अपने अध्यापकों के भी कुछ काम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आपको जब भी उन्हें टाइम मिलता है तो वो क्लास देकर जरूर जाएंगे आपके लिए। कल से मेरे हिसाब से सारी क्लासें आपके लिए लगवा देंगे, क्योंकि मैं उनसे बात कर दूंगा और कल उनसे जो जितनी भी क्लासें होंगी वो सारी लगवा दी जाएगी आपको, ठीक है। तो आप चिंता ना करें, एक एक चीज पढ़ेंगे। जीके के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, भूगोल 3 दिन, और 3 दिन क्या पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, फास्ट पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता ही है मेरा उद्देश्य क्या है, कम समय में आपको ज्यादा मैटर देना, ठीक है। यानी आपका टाइम कम लगे, ठीक है, और उस टाइम के अंदर मैटर ज्यादा मिले आपको, बस उद्देश्य उतना ही हमारा, ठीक है। यानी कि कम समय के अंदर, अगर ये क्लास में 30 मिनट की ले रहा हूं तो 30 मिनट की क्लास के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा लाइव आ जाए करो, मेरा हौसला बना रहेगा, मैं देखता रहूंगा बस, ठीक है। विद्यार्थी काफी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो कल अपने और भी बेटर पढ़ेंगे, उससे भी फास्ट पढ़ेंगे, ताकि जब तक राजस्थान पुलिस पटवारी का पेपर हो उससे पहले, फिर किसी भी एग्जाम का जो पेपर हो उससे पहले अपने ये सिलेबस सारा का सारा पढ़ लेंगे, ठीक है। करते हैं शुरू फिर, ठीक है। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित अगर अपनी बात करें, सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए। जैसे कोई आप दिशा निर्धारित करते हो तो दिशा का हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि दिशा कौन सी क्या है। सबसे पहले दिशा का पता होना चाहिए। ऊपरी ऊपर कौन सी दिशा होती है, हमेशा ध्यान रखना, कौन सी दिशा होती है, उत्तर, नीचे दक्षिण, और यहाँ पर पूर्व, और यहाँ पर पश्चिम दिशा होती है। अब कई टाइम कौन ध्यान है, वैसे तो कंपटीशन है, सभी को पता ही है कि भाई सूरज कौन सी दिशा में निकलता है, पूर्व दिशा में निकलता है। लेकिन कुछ एक विद्यार्थियों से पूछते हैं भाई सूरज कौन सी दिशा में निकलता है, तो कहे गुरुजी उठा बे टाइम तक सूरज ऊपर होगा, दिशा दशा कौन पता हुआ है। देखो जल्दी उठा करो सुबह, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, यानी ये दिशाएं हैं, आपको पता होनी चाहिए। इनके बीच की जो दिशा है, जैसे उत्तर पश्चिम हो गई ये, यानी ये दिशा कौन सी हो गई, उत्तर पश्चिम हो गई। ये दिशा कौन सी हो गई, दक्षिण पश्चिम हो गई, दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी हो गई, दक्षिण पूर्व दिशा हो गई, और ये कौन सी हो गई, उत्तर पूर्व दिशा हो गई, ठीक है। अब देखो, ये तो हमने दिशाएं लिख ली इनके बीच की, ये दिशाएं लिखी है। अब इनके बीच के कोण लिखने पड़ेंगे हमें, इनके बीच के कोण, यानी इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है वायव्य कोण। क्या कहा जाता है, वायव्य कोण, कोण। इसको क्या कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम जो दिशा है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है नेतृत्व कोण, नेतृत्व कोण इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है, उत्तर पूर्व वाली को कहा जाता है ईशान कोण, ईशान कोण। इसे क्या कहा जाता है, दक्षिण पूर्व के अंदर उसे कहा जाता है आग्नेय कोण, आग्नेय कोण, ठीक है। यानी ये दिशाएं आपको पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हमें इसे भी पूछ सकता है कि विश्व के अंदर राजस्थान की स्थिति क्या है, महाद्वीप के अंदर क्या है, भारत के अंदर क्या है। तो ये उत्तर पश्चिम न देखकर वहां पर आपको कोण भी तो पूछ सकता है, ये कोण आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर जो कोण बनता है वो कौन सा बनता है, वायव्य कोण बनता है, और दक्षिण पश्चिम के अंदर जो कोण बनता है वो कौन सा बनता है, नेतृत्व कोण बनता है, और दक्षिण पूर्व के अंदर जो बनता है उसे कहते हैं आग्नेय कोण, और जो उत्तर पूर्व के अंदर बनता है उसे क्या कहते हैं, ईशान कोण कहते हैं। ये चीज आपको पता होनी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे भी जाते हैं, और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बनता है वो मैं भी आपको बताऊंगा, यानी कौन सा कॉन्सेप्ट बनता है। लेकिन ये चीज पहले आपको पता होनी जरूरी है, ठीक है। ये दिशाएं निर्धारित की, दिशाओं के बाद आपको ये कोण पता होना चाहिए, ईशान, आग्नेय, नेतृत्व, वायव्य या वायव्य जिसे बोलते हैं वो कोण है, ठीक है। कोण का बारह था ना सारा ने एक ने ध्यान होना चाहिए। वीडियो ज्यादा शेयर कर दो, क्लास लेट है, 10 बजे क्लास शुरू की है, क्योंकि अभी पहले ही जो आसू जी वाले के ऊपर क्लास लगाई थी उसकी वजह से ये क्लास 10 बजे। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाओ,
क्योंकि 9 बजे क्लास वहां पर ले ली थी, उसकी वजह से ये क्लास आज 10 बजे कर दी गई है। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि आज अपने भूगोल के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, एक एक बेसिक टॉपिक से लेकर स्टार्ट करेंगे अपने। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट लो तो ले सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसे मिटा देता हूँ। अब देखो अपने राजस्थान की स्थिति, अब पढ़ेंगे भारत के अंदर क्या है, फिर पढ़ेंगे महाद्वीप के अंदर क्या है, फिर पढ़ेंगे विश्व के अंदर क्या है, यानी ग्लोब के अंदर राजस्थान की स्थिति क्या है। ठीक है, मिटा देता हूं मैं इसे, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहां से अब दिशा निकलेगी। ठीक है, तो ये लो भाई। अब देखो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे कि राजस्थान की स्थिति भारत में क्या है, यानी राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार टॉपिक ये है। भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है, दिशा के बारे में हमने पढ़ लिया है, तो भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति अब अपने पढ़ेंगे। तो लो भाई भारत के अंदर पढ़ लिया लगे गए एक साइड। और उसके बाद यहां से यहाँ करियो रे ओ बना दियो, नीचे तक नहीं दिखा कोई बात को नहीं, आप 15 तो राजस्थान 80 है। ठीक है, ऊपरी ऊपर कौन सी दिशा होगी, उत्तर होगी, यहां पर जो दिशा होगी वो दक्षिण होगी, यहां पर जो दिशा होगी वो पूर्व है, और यहां पर दिशा कौन सी है, पश्चिम है। अभी मैंने आपको कोण बताइए, वो कोण आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि आपको अब कंपटीशन के अंदर ये प्रश्न नहीं पूछेगा कि राजस्थान की स्थिति भारत में क्या है, उत्तर पश्चिम, इस प्रकार से नहीं पूछेगा, वो यहां से कोण पूछेगा। ठीक है, तो और आपको कोण मैंने अभी बताया ही था। ठीक है, अब देखो अपना राजस्थान आता है यहां पर, बढ़ा देंगे और अपनो राजस्थान। अब देखो इंगो विभाजन करा पा भारत को, तो अपनी दिशा ना तो पे रूप में उत्तर के अंदर आने लग रही है। ठीक है, और ना ही कहाँ आ रहा है, ये पश्चिम के अंदर आ रहा है। तो ये अपनी राजस्थान की स्थिति भारत के अंदर अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान की स्थिति भारत में क्या है, तो अगर आपको पूछ ले भारत में क्या है, तो भारत में कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम होगी। कौन सी होगी भाई, भारत के अंदर होगी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। और कौन कौन सा होगा, वायव्य कोण होगा। कौन सा कोण होगा भाई, वायव्य कोण होगा, कोण होगा। ठीक है, यानी ये स्थिति निकलेगी अपनी कहां पर निकलेगी, भारत के अंदर निकलेगी राजस्थान की स्थिति। अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान की स्थिति भारत के अंदर उत्तर पश्चिम कौन सा कोण है, वायव्य कोण है। ठीक है, हो गया क्लियर, राजस्थान हो गया। अब पढ़ेंगे भारत के बाद भारत कौन से महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, पता ही होगा आपको। महाद्वीप कुल कितने हैं, 7 हैं। ठीक है, अब कितना है भाई, 7 है, 6 है, 5 है, कितना कर दिया, कोई कम ज्यादा होगा क्या। देखो महाद्वीप है वो 7 है, ध्यान होना चाहिए आपको, कोई कम ज्यादा नहीं हुआ उनसे। अब देखो अब अपने पढ़ेंगे महाद्वीप के अंदर राजस्थान की स्थिति क्या है, महाद्वीप के अंदर। यानी महाद्वीप के अंदर अगर आपको राजस्थान की स्थिति पूछ ले तो वो भी तो पता होनी जरूरी है। तो साफ दिखाई दे रहा है क्या सभी को, 1 मिनट मैं भी देख लेता हूं। ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है सभी को। अब देखो महाद्वीप के अंदर राजस्थान की स्थिति से संबंधित अगर अपनी बात करें तो ये हो गया अपना, आपको भारत का तो पता ही है। ठीक है, और यहां से इस प्रकार से इसे मान लो ऊपर थोड़ी इस जगह की कमी है, फर्क ना मानियो। ठीक है, और की है एशिया महाद्वीप है। ठीक है, छुटकारो वालों आकर, ठीक है, मैप गए निजर न लाग जानी चाहिए। यहां पर दिशा है उत्तर, यहां पर कौन सी है, दक्षिण, यहां पर फिर मैंने पूर्व लिख दी, और यहां पर मैंने फिर क्या लिख दी, पश्चिम लिख दी। अब देखो ये अपने पढ़ रहे हैं एशिया महाद्वीप के अंदर राजस्थान की स्थिति है वो क्या है। तो एशिया महाद्वीप के अंदर अगर आपको राजस्थान की स्थिति पूछ ले तो राजस्थान यहां पर बनता है, इस स्थान पर। ठीक है, ये लो यहां पर राजस्थान बनता है। यहां पर जब राजस्थान बनेगा तो इसके विभाजन करो आप, ये लो इस प्रकार से जब हमने इसका विभाजन किया तो ये दिशा कौन सी निकल आई, दक्षिण यहां पर है और यहां पर कौन सी है, पश्चिम है। यानी राजस्थान की स्थिति अगर आपको महाद्वीप के अंदर पूछ ले तो महाद्वीप के अंदर जो स्थिति होगी वो कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम स्थिति होगी। कौन सी होगी भी, दक्षिण पश्चिम स्थिति होगी। और कौन कौन सा बनेगा, नेतृत्व कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा, नेतृत्व कोण बनेगा। ठीक है, नेतृत्व कोण। ठीक है, नेतृत्व कोण, नेत्रीय कोण जो बनता है ये कोण बनेगा। ठीक है, यानी दक्षिण पश्चिम राजस्थान की स्थिति महाद्वीप के अंदर कौन सी है, एशिया महाद्वीप के अंदर वो है दक्षिण पश्चिमी स्थिति है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। और यहां पर जो स्थिति निकली अपनी कौन सी निकली, दक्षिण पश्चिम, जिसे कहा जाता है नेतृत्व कोण कहा जाता है। ये राजस्थान की स्थिति कहां पर है, महाद्वीप के अंदर है। अब देखो महाद्वीप के बाद में गुरु जी के बन चुके हो, विश्व बन चुके हो, तो विश्व के बारे में पढ़ाऊंगा बापा। ठीक है, नहीं विश्व के अंदर राजस्थान की स्थिति। ठीक है, मैप बनाना कोई जरूरी को नहीं, अगर महाद्वीप को मैप नहीं बनाना मानना आ रही है आपने, कोई जरूरी को नहीं मैप बनाओ थी, मैप ना बनाओ जी, सीधी आकृति बनाओ।
आकृति बनाकर इन्हें लिख लो, यानी सीधी सी शॉर्ट में लिख लो आपने बस। जैसे ये मान लो ये ओ आपनों की है महाद्वीप है, कौन सा एशिया महाद्वीप है, और अपन कौन सी दिशा निर्धारित करनी है, एक तो दक्षिण आवे अठे कौन सी है पश्चिम, तो राजस्थान अट सी बना दियो आ लियो, आ दिशा निर्धारित होगी। ठीक है, समझ गया कि वो राजस्थान है तो राजस्थान की स्थिति महाद्वीप के अंदर कौन सी है, दक्षिण पश्चिम स्थिति है। ठीक है, अब देखो इसे मैं मिटा देता हूं। अब पढ़ेंगे विश्व के अंदर राजस्थान की स्थिति क्या है, विश्व या फिर ग्लोब में। ये बात महत्वपूर्ण रहेगी कि विश्व या फिर ग्लोब के अंदर राजस्थान की स्थिति क्या है। विश्व यानी ग्लोब के अंदर राजस्थान की स्थिति क्या है, ग्लोब में स्थिति क्या है भी। अब देखो राजस्थान की स्थिति से संबंधित जब अपने बात करेंगे, ये हो गया अपना ग्लोब। ठीक है, ये लो ग्लोब हो गया, और पृथ्वी को दो भागों में जो विभाजित करती है, एक तो रेखा कौन सी है, यानी जो उत्तर से दक्षिण विभाजित करती है वो रेखा है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जिसे 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। और एक रेखा विभाजित करती है जिसका नाम है ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा है, ग्रीनविच रेखा, जिसे प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा। अब देखो यहां से आप एक चीज ध्यान रखना कि राजस्थान की स्थिति, अब ये रेखाएं कौन सी होती है, रेखाओं से संबंधित जो टॉपिक है अक्षांश व देशांतर रेखाएं वो अलग से पढ़ेंगे अपने। अक्षांश रेखाएं क्या है, देशांतर रेखाएं क्या है, एक बार यहां पर समझते हैं। यानी ये भूमध्य रेखा है, यहां पर जो रेखा है उस रेखा का नाम क्या है, कर्क रेखा। कर्क रेखा। यहां पर जो रेखा है उस रेखा का नाम क्या है, मकर रेखा। कौन सी रेखा है, मकर रेखा। ऊपर होगी आर्कटिक और नीचे होगी अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, उनको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता है इस चीज का, ये कौन सा अक्षांश हो गया, ये हो गया उत्तरी अक्षांश, यानी उत्तर ऊपर होगा तो उत्तरी अक्षांश हो गया। ये कौन सा हो गया, ये हो गया दक्षिणी अक्षांश। कौन सा अक्षांश अभी, दक्षिणी अक्षांश हो गया। ठीक है, बेसिक से पढ़ रहे हैं इनको एक एक बातें, यानी ये शायद आपको आती होगी लेकिन जो विद्यार्थी नए हैं उनको नहीं आती होगी, तो ठीक है, तो इनसे संबंधित जो बेसिक से जो एक एक बातें वो सारी बातें पढ़ेंगे यहाँ पर अपने। ठीक है, ये भूमध्य रेखा या फिर इसे क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश इसे कहते हैं। अब देखो ये रेखाएं होगी, अब इनसे संबंधित एक चीज आप ध्यान में रखना, उत्तरी अक्षांश हो गया, ये कौन सा अक्षांश है, दक्षिणी अक्षांश है। ये है ग्रीनविच रेखा, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से मानी जाती है, जो विश्व का क्या करती है, समय निर्धारण करती है। यानी इसके जब पूर्व में जाएंगे, ठीक है, तो समय में क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी ग्रीनविच रेखा के कहां जाएंगे, पूर्व में, और यहां पर कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। कौन सी दिशा है भी, पूर्व। पूर्व में जाएंगे तो समय में क्या होगी, वृद्धि होगी। पूर्व में जाएंगे तो क्या होगी, समय में वृद्धि होगी। जब ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में आएंगे तो पश्चिम में आएंगे तो समय में क्या होगी, कमी होगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, ये पूर्वी देशांतर हो गया, और ये कौन सा देशांतर हो गया, पश्चिम देशांतर हो गया। यानी यहां पर अपने लिखेंगे, ये एक तरफ लिखेंगे पूर्वी देशांतर, पूर्वी नीचे लिख रहा हूं मैं एक बार क्योंकि वहां पर रेखाओं के नाम लिख दिए मैंने। ये पूर्वी देशांतर हो गया, और ये कौन सा हो गया, ये हो गया पश्चिम देशांतर। ठीक है, पश्चिम देशांतर हो गया। अब देखो यहां से सर स्थिति कैसे निकाले, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने भागों में विभाजित करती है, 2 भागों में विभाजित करती है। ऊपर वाला जो भाग है वो क्या कहलाएगा, उत्तरी अक्षांश कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, ऊपर वाला भाग उत्तरी अक्षांश कहलाएगा। नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा, यानी भूमध्य रेखा की जो नीचे है, यहां से जो भाग है वो नीचे क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा दक्षिणी अक्षांश। क्या कहलाएगा भाई, दक्षिणी अक्षांश कहलाएगा। यानी भूमध्य रेखा की जो ऊपर है वो उत्तरी अक्षांश, नीचे है वो कौन सा अक्षांश है, दक्षिणी अक्षांश है। अब देखो राजस्थान के अंदर से कर्क रेखा गुजरती है, सभी को पता है ना, ये ओ बना दियो राजस्थान। राजस्थान से दक्षिणी, राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है, लगभग इसकी लंबाई है 26 किलोमीटर। राजस्थान के अंदर डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से गुजरती है। ठीक है, तो उसके बाद अगर अपने बात करें कि ये राजस्थान से जब ये गुजरती है तो यानी कि ऊपर है राजस्थान, तो लगभग राजस्थान है वो कर्क रेखा के क्या है, ऊपर आता है। ठीक है, यानी ये बाद में बात करेंगे कि ये उष्ण कटिबंध भाग है, ये उपोष्ण कटिबंध है, वो रेखाएं निकालकर उनसे भी संबंधित एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अक्षांश रेखाएं क्या है, देशांतर रेखाएं क्या है, ये सारी रेखाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन एक बार अपने क्या पढ़ रहे हैं, एक बार अपने इसके मैप के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि राजस्थान की स्थितियों विस्तार पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से कौन से अक्षांश में आएगा, यानी ये अक्षांश है, ये भी अक्षांश है, तो भूमध्य रेखा से ऊपर वाला अक्षांश हो गया वो कौन सा अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश। तो राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से कौन से अक्षांश में आता है, उत्तरी अक्षांश। गुरुजी उत्तरी अक्षांश में क्यों आवा है, क्यों आता है, कारण क्या है, कारण यही है कि ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से ऊपर जाएंगे, भूमि को जो 2 भागों में विभाजित करती है, विषुवत रेखा जिसे कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो
जिसे दो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है। तो उससे क्या है, राजस्थान अपना ऊपर है, तो ऊपर होने के कारण ऊपर कौन सा अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है, तो राजस्थान कौन से अक्षांश में आएगा, उत्तरी अक्षांश में आएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था ग्रीनविच रेखा, ये भी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, जिसे प्रधान यामी रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। अब इस रेखा के राजस्थान किस ओर है, इस रेखा के राजस्थान किस ओर है, तो इस रेखा के राजस्थान किस ओर है, पूर्व की ओर है, और पूर्व की ओर तो पूर्वी देशांतर के अंदर आ जाएगा, यानी पूर्वी देशांतर के अंदर क्या आता है, राजस्थान आता है। तो यानी कि ध्यान रखना, ग्रीनविच रेखा से पूर्व में जाएंगे तो समय में क्या होगी, वृद्धि होगी। और समय वाले एक दो प्रश्न भी आपको करवाएंगे कि अगर इस प्रकार से समय से संबंधित अगर आपको प्रश्न पूछ ले तो किस प्रकार से करना है आपको। तो पूर्वी देशांतर, राजस्थान देशांतरीय दृष्टि से बात करेंगे तो कौन से देशांतर में होगा, पूर्वी देशांतर के अंदर होगा। अब देखो यहां पर पूर्व हो गया, यहां पर उत्तर हो गया। अब देखो विश्व के अंदर राजस्थान की स्थिति है वो कौन सी आ रही है, ये आ रही है, यानी उत्तर पूर्व। विश्व के अंदर राजस्थान की जो स्थिति आ रही है वो कौन सी आ रही है, उत्तर पूर्व। और उत्तर पूर्व, और यहां पर जो कोण आएगा, कोण कौन सा होगा, ईशान कोण होगा। कौन सा कोण होगा, ईशान कोण होगा। कोण से संबंधित मैंने शुरुआत में ही बात की थी ना आपसे, तो यहां पर कोण कौन सा होगा, ईशान कोण होगा, ठीक है। ये भी चीज आप ध्यान रखना। उसके अलावा यहां से पढ़ेंगे गुरुजी आप मकर रेखा, यानी ये भी पढ़ेंगे अपने अभी कि सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति, यानी कब सूर्य सीधा चमकता है, तिरछापन कहाँ होता है, सीधापन कहाँ होता है, लंबवत कब पड़ता है, सारी चीजें पढ़ेंगे अपने एक एक, ठीक है। तो उत्तरी अक्षांश ये कौन सा हो गया, दक्षिणी अक्षांश। और राजस्थान विश्व या ग्लोब के अंदर अगर अपने बात करें तो ये आता है यहाँ पर, इस स्थान पर, और इस स्थान पर जो स्थिति निकलती है राजस्थान की, वो स्थिति कौन सी निकलती है, उत्तर पूर्व निकलती है, जिसे क्या कहा जाता है, ईशान कोण कहा जाता है, ठीक है। तो विश्व के अंदर राजस्थान की स्थिति कौन सी होगी, कौन सी होगी भी, ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व होगी, ठीक है। अब मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है, मिटा दूं, ये लो तो भाई ये मिटा दिया। अब ये विश्व के अंदर हो गई। अब आपको ध्यान में होना चाहिए, ये यहां से अपनी बातें पढ़ ली, विश्व के अंदर क्या है, अब स्थिति निकाल लो, एक तरफ लिखनी है आपको। देखो अब एक बार मैं फिर जो स्टार्टिंग में मैंने मैप बनाया था वही मैप एक बार फिर बना रहा हूं मैं आपको सामने। ये लो, ये यहां पर और ये यहां पर। गुरुजी वो दोबारा क्या मैं बनाऊं, टाइम खोटी करो, टाइम खोटी नहीं कर रही, यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। या फिर उत्तर दक्षिण और पूर्व, यहाँ पर पश्चिम। अब देखो राजस्थान में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि राजस्थान की स्थिति भारत में क्या है, उत्तर पश्चिम, यानी कि कौन सा कोण है, वायव्य कोण है। कौन सा कोण है, वायव्य कोण है, ये बताया था मैंने आपको। ये कहां पर आती है, ये स्थिति आती है भारत के अंदर। ये स्थिति कहां पर आ रही है, ये स्थिति है भारत में, यानी राजस्थान की स्थिति कहां पर है, ये भारत में स्थिति है, ठीक है, भारत में स्थिति है। ये चीज हो गई कवर, यानी भारत में स्थिति कौन सी है, उत्तर पश्चिम, यानी कि वायव्य कोण है। उसके बाद यहां पर गुरुजी दक्षिण पश्चिम कहां से निकाली थी, तो दक्षिण पश्चिम आप अपने निकाली थी, कहां पर निकाली थी, एशिया महाद्वीप के अंदर निकाली थी, जिसे क्या कहा जाता है, नेतृत्व कोण कहा जाता है, नेतृत्व कोण जिसे कहा जाता है। और ये हमने निकाली थी, कहां पर निकाली थी, एशिया महाद्वीप के अंदर। यानी अगर हमें पूछ ले कि राजस्थान की स्थिति एशिया महाद्वीप में क्या है, तो एशिया महाद्वीप में ये निकाली थी। अब बच गई एक, कौन सी बच गई, एक बच गई थी ये वाली, ये कौन सी है, ये है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, जिसे क्या कहा जाता है, ईशान कोण भी कहा जाता है, ईशान कोण, ईशान कोण भी जिसे क्या कहा, जिसे कहा जाता है। तो ये स्थिति कहां पर निकली थी, ये स्थिति निकली थी हमारी विश्व में, विश्व या फिर ग्लोब के अंदर ये स्थिति अपनी निकली थी, ग्लोब में स्थिति कौन सी निकली थी भाई, कौन सी है, उत्तर पूर्व, यानी कि ईशान कोण। अब देखो बच गई कौन सी, दक्षिण पूर्व, यानी आपको एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, ये दक्षिण पूर्व बच गई, कौन सा कोण है, यानी वायव्य आ गया, नेतृत्व आ गया, ईशान आ गया, बच गया कौन सा, आग्नेय कोण, आग्नेय कोण, ओ कोण बच गया है। ध्यान रखिए एक चीज को, एग्जाम में आपको प्रश्न किस प्रकार से आपको पूछेगा, वो एग्जाम में आपसे वो प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा कि राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में कौन सी स्थिति नहीं है, ये तो है, ये भी है, तो है कौन सी नहीं है, दक्षिण पूर्व नहीं है। या फिर आपको ऐसे पूछेगा कि राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में कौन सा कोण राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में सही नहीं है या फिर है ही नहीं, तो कौन सा नहीं है भी, वायव्य तो है, नेतृत्व भी कोण है,
कौन सा है, ईशान कोण भी है, तो है कौन सा नहीं, आग्नेय क्षेत्र, जो आग्नेय कोण है वो कोण नहीं है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। तो यहां से मैंने एक एक चीज आपको रिकवर दोबारा करवा दी है, तो इन चीजों को आप लिख लेना। ठीक है, तो ये चीजें हो गई आपकी कंप्लीट। अब चलते हैं अपने आगे। सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति पड़ेगी, सर्वाधिक सीधापन, लंबवत कहां पर पड़ता है, क्यों पड़ता है, क्यों, ये महत्वपूर्ण जो बातें वो पढ़ेंगे अपने। ठीक है, लिख लिया। जो बच्चे कह रहे थे सर स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम लेने दो, भी ले लो, लो मिटा दूं, मिटा दूंगे, ठीक है भी। अब लो, अब पढ़ेंगे इससे आगे। कगुरु जी, सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति ये किस प्रकार से है अभी, सूर्य के सापेक्ष जैसे सीधापन कहां पर है, तिरछापन कहां है, लंबवत कहां है, ये चीजें पढ़ेंगे अपने राजस्थान में। फिर वो भी पढ़ेंगे अपने राजस्थान में दिन छोटा कब है, रात छोटी कब है, अपनी परछाई सबसे छोटी कब बनती है और सबसे लंबी परछाई अपनी कब बनती है, ये चीजें भी अपने पढ़ेंगे। तो एक बार अपने राजस्थान में सूर्य का लंबवत, सूर्य का लंबवत, सूर्य का लंबवत और गुरु जी कदों है। अब देखो सूर्य का लंबवत किस प्रकार होता है, अपने पढ़ते हैं। जैसे ये हो गया अपना राजस्थान, ठीक है, और ये बनाया इसका मैप, और यहां पर दिशा हो गई उत्तर, यहां पर हो गई दक्षिण, यहां पर पूर्व और यहां पर पश्चिम। आप एक काम करना, मैप आपके पास होने चाहिए राजस्थान की ज्योग्राफी के। अगर आपके पास मैप है, भरने आ रहे हैं आपको, तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैप भरना आपको सबसे पहले जरूरी है। क्योंकि अगर आपको मैप ही नहीं आता फिर पढ़ने से फायदा ही क्या है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि भाई जैसे जहां से जुड़े हुए आप, ऐसे मान लो सिक्कर से विद्यार्थी जुड़े हुए हैं अपने साथ, तो सिक्कर से भी यहाँ है, सिक्कर यहाँ है। अब कई विद्यार्थी दो ही कौन मेरे भाई सिक्कर है घट है, कई तो अठ कर देगा सिक्कर, फिर मतलब कि ज्योग्राफी पढ़ना। पहले तो आप एक काम करो, 2-4 मैप लो और पहले से उन्हें भरो। पहले तो ये 33 जिले आपको भरने आने चाहिए मेन रूप से, ठीक है। कई टाबर कई जिला 35 है ना, है तो 33 के, पर मेरे को नक्शे 33 दे रख, 35 दे रखे भाई। 80 थोड़ो सो के एक बीच में भाग दे रखे, चित्तौड़गढ़ का 2 भाग दे रखे, आगलो टाबर सोचे भी नए जिले होगा, कोई नए जिले नहीं है, वो 33 जिले हैं, ठीक है। अब देखो सूर्य का लंबवत, सूर्य आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सूर्य उदय राजस्थान में होता कहाँ है, ठीक है। वो बात नहीं है कि आप जब उठते हो, मेरे को पता है आप सब मेहनती हो और सुबह जल्दी उठते हो आप, ठीक है, और उठने के बाद ही सूर्य उगता है। लेकिन कुछ एक तो होंगे, 1-2 ऐसे जो कि वो उठ जाते हैं और सूर्य तो तब तक ऊपर आ जाता है एकदम उनके, ठीक है। तो जल्दी उठा करो भाई सुबह सुबह इन दिनों के अंदर, क्योंकि ये दिन में बड़ी शानदार है। क्योंकि क्या होता है कि अब ज़्यादा गर्मी भी है और सुबह जब जल्दी उठते हो ना, तो उस वक्त क्या थोड़ी सी ठंड होती है, तो पढ़ाई में मन लगाया करो, क्योंकि अभी इन दिनों में नींद काफी आती है। दोपहर में राबड़ी ना भी करो, राबड़ी पीनता के फिर गोल मटोल हो जाओगा, फिर पढ़िया रहोगा मुँह बाया, फिर उठोगा ये 4 बजे जानता, फिर 12 जाओगा कि इधर, फिर शाम में आगे रोटी खा के फिर वनडे सो जाओ। नहीं, तैयारी करो आप अपनी, कंटिन्यू रखो इसे। अब देखो राजस्थान उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हो गए। आप बात की, अगर मैं बात लागी फिर मैं बात भूल जाऊँ, कटसी पुगरी आपा। हाँ, तो सूर्य का लंबवत कब होता है, ये चीजें पढ़नी है अपने। जैसे ये हो गया अपना सूर्य, ठीक है, हो जाओ सूर्य हो गया। अब सूर्य उगता है कौन सी दिशा के अंदर आएगा, सबसे पहले पूर्व दिशा के अंदर। राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है, सबसे पहले सूर्य उदय होगा धौलपुर के अंदर। कहाँ होगा, धौलपुर में होगा, ठीक है। और मैंने आपको एकीकरण से संबंधित एक बात बताई थी ना, कि एकीकरण के समय प्रथम चरण के राज प्रमुख कौन बने थे, तो उदयभान सिंह बने थे। यानी कि धौलपुर के अंदर सूर्य क्या होता है, उदय होता है। तो आपको वो भी याद रहना चाहिए कि प्रथम चरण के अंदर जो राज प्रमुख बने थे एकीकरण के अंदर, तो वो कौन थे, धौलपुर के उदयभान सिंह थे, ठीक है। तो सूर्य उदय कहाँ होता है, धौलपुर में होता है। ये भी चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो धौलपुर के अंदर जब सूर्य उदय होगा, सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होगा, कहाँ होगा भाई, धौलपुर में। सबसे अंतिम रूप से सूर्य उदय होगा तो वो कहाँ होगा, जैसलमेर के अंदर होगा। कहाँ होगा भाई, जैसलमेर में सबसे अंतिम रूप से सूर्य उदय होगा। अब देखो जहां पर सबसे पहले सूर्य उदय होगा तो वहां पर सबसे पहले सूर्यास्त होगा ही। यानी यहां पर सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है सूर्योदय, सूर्योदय। और सबसे पहले ही क्या होता है, सूर्यास्त होता है। सबसे पहले सूर्यास्त यानी कि सारों पहला पौधा ढके वो छिप जाओ। अब आपको ये बताना है, लेकिन आगे मैं करवाऊंगा ये चीजें। आप ये बताना कि राजस्थान में धौलपुर और जैसलमेर के बीच में जो टाइम का अंतर है वो कितना है, बताओ जल्दी जल्दी। राजस्थान के धौलपुर और जैसलमेर के बीच में, सूर्य उदय के बीच में, यानी जो टाइम का अंतर है वो कितना है, बताओ। अब देखो ये जैसलमेर हो गया। जैसलमेर के अंदर सबसे अंतिम, यानी यहां पर सबसे पहले उदय होता है, तो सबसे बाद में उदय कहां होता है, सबसे बाद
उदय, तो वो कहाँ होता है, जैसलमेर के अंदर होता है। और सबसे बाद ही क्या होता है, यहाँ पर सूर्यास्त होता है, सबसे बाद ही, यानी बाद में सूर्यास्त कहाँ होगा, जैसलमेर के अंदर होगा। ठीक है, यानी सबसे पहले जो सूर्योदय होगा वो कहाँ होगा, क्या होगा, सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा, धौलपुर के अंदर होगा। और सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ पर होगा, जैसलमेर के अंदर। सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होगा, धौलपुर के अंदर। और सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ होगा, जैसलमेर के अंदर। अब देखो एक चीज का आपको ध्यान में होनी चाहिए, यहाँ से सूर्य लंबवत कहाँ पर पड़ता है, यानी राजस्थान में सूर्य लंबवत। देखो एक तो वो मैं बात बताऊंगा था ना, तिरछापन आ रही और सीधापन आ रही, यानी सर्वाधिक तिरछापन गंगानगर में, सर्वाधिक सीधापन बांसवाड़ा में, सभी को पता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, आप 1 मिनट में इसे मिटा देता हूं ऊपर से इस चीज को, उसके बाद ही पता करांगा आपा की एक चीज ध्यान में कौन सी रखनी है। देखो जब सूर्य यहां से इस टाइप से आएगा, ठीक है, और पश्चिम में जाएगा, यानी पूर्व से चलेगा और पश्चिम में आएगा, तो जब यहां पर ये सूर्य सीधा आएगा तो इसकी जो लंबवत यानी जो सीधा पड़ता है वो कहां पर पड़ता है, क्या गुरुजी बीच में तो नागौर है, नागौर के अंदर पड़ेगा, नागौर में नहीं पड़ता है। ध्यान रखना ये चीज, क्योंकि पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जैसे इस मैप को अपने इस प्रकार से झुका देंगे, अब डिजिटल बोर्ड को नहीं, डिजिटल होता तो झुका देता है यहाँ करके, ठीक है। हाँ, जैसे इसको झुकाएंगे तो ये वाला जहाँ पर जो एक जिला आता है उस जिले का नाम है जोधपुर, और वो जोधपुर जिला कहाँ पर आ जाएगा, मध्य में आ जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान में सूर्य का लंबवत कौन से जिले के अंदर होगा, जोधपुर के अंदर होगा। इसीलिए जोधपुर को क्या कहते हैं, सूर्य नगरी कहते हैं, सूर्य नगरी। आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जोधपुर के अंदर सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाएं हैं, जोधपुर में सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाएं हैं। तो वो आपने क्यों पढ़ी है, क्योंकि सूर्य गर्मियों के अंदर यानी जब लंबवत चमकता है राजस्थान के अंदर, तो वो कौन से जिले में चमकता है, जोधपुर के अंदर। तो सभी बच्चों को पता है, जैसे मध्य के अंदर अगर बात करें तो नागौर आ गया, वैसे राजस्थान का हद्य जिसे कहते हैं वो अजमेर है, मध्य में नागौर है, तो गुरुजी जोधपुर की आ गई। क्योंकि जब अपने इस राजस्थान को थोड़ा सा झुकाव करेंगे 23.5 डिग्री पर, तो राजस्थान की जो लंबवत होगा तो वो इस टाइप से यहाँ पर होगा, क्योंकि झुकाव देंगे तो यहाँ पर एक जिला आता है, उस जिले का नाम क्या है, जोधपुर है। इसीलिए जोधपुर को क्या कहते हैं, सूर्य नगरी कहते हैं। और एक चीज यहाँ से ये भी लिख लेना, इसीलिए ही जोधपुर के अंदर क्या है, जोधपुर में सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावना है, सौर ऊर्जा के विपुल भंडार की अगर अपने बात करें या संभावना की बात करें तो वो कौन सा जिला हो जाएगा, जोधपुर जिला हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। उसके बाद ये हो गया राजस्थान की सौर ऊर्जा या लंबवत सीधा कहां पर पड़ता है, कैसे। इसके जितने भी पार्ट आए वो आप सभी जुड़े रहना, सभी देख लेना इनसे संबंधित सारी बातें, क्योंकि एक एक बात यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे बाद उदय, सबसे बाद में सूर्यास्त, ये तो हो गया आपका। अब इसे मैं मिटा देता हूँ, ये लंबवत वाला भी ध्यान रखना, लंबवत जोधपुर के अंदर है, इसलिए जोधपुर को क्या कहते हैं, सूर्य नगरी कहते हैं। अब इसे मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अब गुरुजी एक दो चीज और रहेगी, क्या कौन सी रहेगी, अब देखो तो कौन सी रहेगी, अभी पढ़ लेवांगा। अभी आपको ध्यान में ये रखना है यहाँ से कि अब ग्लोब बनाएंगे सूर्य के सापेक्ष, जो 21 जून दिन छोटा बड़ा कब होता है वो भी पढ़ लेते हैं यहीं पर साथ में। तो मैं एक ग्लोब के अंदर ही आपको समझा देता हूँ उसे। ठीक है, तो ये हो गया अपना ग्लोब। ठीक है, और ये रेखा हो गई, कौन सी रेखा हो गई, भूमध्य रेखा, ये हो गई कर्क रेखा, ये हो गई, ओहो ऊंची बोली लिखनी पड़ेगी फिर तो। देखो भूमध्य रेखा 2 भागों में विभाजित करती है, ये हो गई कर्क रेखा, और कर्क रेखा से ऊपर आर्कटिक रेखा। ठीक है, चाहे इसको इस प्रकार से भी लिख दो, बना दो, इस प्रकार से भी बना दो। ठीक है, इसके नीचे भूमध्य रेखा के नीचे कौन सी हो गई, मकर रेखा, और इसके नीचे हो गई अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, अब इनके मैं नाम लिख देता हूं आगे इनके। भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को कितने भागों में विभाजित करती है, 2 भागों में विभाजित करती है। भूमध्य रेखा जिसे 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं, जिसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ये हो गई कर्क रेखा, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है पहले भी। ठीक है, इन्हें आप साथ साथ में नोट करते रहोगे। ठीक है, और 23.5 के बाद कर्क रेखा आ गई, कर्क रेखा के बाद गुरुजी कौन सी रेखा बच गई, कर्क रेखा के बाद यहां पर आएगी जो रेखा है 66.5 पर, वो कौन सी है, आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा।
ठीक है, 66.5 के बाद और यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और यहाँ पर आ जाएगी मकर रेखा, मकर रेखा दक्षिणी अक्षांश, मकर रेखा दक्षिणी अक्षांश कितना डिग्री होगा 23.5 डिग्री। ठीक है, और ये होगी अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, ये कितना होगी 66.5 डिग्री होगी। और यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, और यहाँ से आपको कुछ एक चीजें हैं वो याद रखनी पड़ेगी भाई। ठीक है, यानी सूर्य सीधा कब चमकता है, लंबवत कब चमकता है, उत्तरायण कब होगा, दक्षिणायन कब होगा, वो पढ़ना है। सूर्य का यानी भूमध्य रेखा की ओर उत्तरायण, सूर्य का दक्षिणायन यानी कि भूमध्य रेखा की ओर दक्षिणायन, ये चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखनी पड़ेगी। अब देखो, सूर्य है आपको पता होना चाहिए भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग सूर्य क्या चमकता है, सीधा चमकता है, इसलिए यहाँ पर क्या रहता है, तापमान भी उच्च रहता है। और यहाँ पर बता निरंतर यानी व्यापारिक पवनी चलती है, और यहाँ पर हर दिन वर्षा भी होती है। ठीक है, बताते हैं भी हर दिन वर्षा होती है या नहीं होती उसके बारे में नहीं पता, वो आप बता देना। ठीक है ना, भूमध्य रेखा के क्योंकि यहाँ पर तापमान उच्च रहता है ये पता है, कन्फर्म है कि भूमध्य रेखा के ऊपर जो सूर्य सीधा चमकेगा तो क्या होगा, तापमान उच्च होगा, तो ये उष्ण कटिबंध में हो जाएगा, उससे उपोषण हो जाएगा, फिर शीतोष्ण शीत कटिबंध, ये चीजें आपको करवा देंगे, ये एक एक चीज करवा देंगे। लेकिन उससे पहले दिन व रात वाली जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लेते हैं। 21 जून यानी सूर्य कब चमकता है, सूर्य है वो कब चमकेगा, 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकेगा, तो उसे क्या कहेंगे, कर्क संक्रांति। 21 जून को क्या मनाया जाता है, योग दिवस भी मनाया जाता है, आपको पता है। ठीक है, 21 जून को सूर्य कौन सी रेखा पर सीधा चमकता है, कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। 21 जून को सूर्य कौन सी रेखा पर सीधा चमकेगा, कर्क रेखा के ऊपर चमकेगा। उसके बाद सूर्य आएगा नीचे, जैसे यहाँ पर धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर साल में कितनी बार चमकता है, 2 बार चमकता है। उसके बाद यहाँ पर अगर अपने बात करें 22 दिसंबर को कहाँ पर चमकेगा सीधा, सूर्य चमकेगा सीधा, वो चमकेगा मकर रेखा के ऊपर। कौन सी रेखा के ऊपर, मकर रेखा के ऊपर सीधा चमकेगा, और इसे बोलते हैं मकर संक्रांति। क्या बोलते हैं इसे, मकर संक्रांति। और जो 22 दिसंबर में थोड़ी आ मकर संक्रांति, मकर संक्रांति तो क्या है कि भाई 14 जनवरी ना है, और 14 जनवरी और मकर संक्रांति को क्या मनाया जाता है, जो पतंगे उड़ाई जाती है। तो आप ये बताओ पतंग महोत्सव कहाँ का है, बताओ जल्दी जल्दी, पतंग महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, बताओ जल्दी जल्दी आप। तो 22 दिसंबर को सूर्य है वो कौन सी रेखा पर सीधा चमकेगा, मकर रेखा पर सूर्य है वो सीधा चमकेगा। अब देखो गुरुजी 2 दिन और बच गए कि 21 मार्च और एक 23 सितंबर, उस दिन क्या होगा, पूरे पृथ्वी के ऊपर दिन और रात बराबर होंगे। लेकिन यहाँ से कुछ चीजें ध्यान रखना है। 21 जून से 21 जून अपने राजस्थान के अंदर से कर्क रेखा गुजरती है, आपको पता ही है। तो 21 जून के अंदर क्या होता है, गर्मियों का महीना होता है, और गर्मियों के महीने में दिन क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और रात क्या होती है, छोटी होती है, जो फिलहाल अपनी कंडीशन चल रही है। ठीक है, यानी कि अब शुरू होने रही है, तो यानी 21 जून को क्या होगा, 21 जून को दिन तो क्या होगा, बड़ा होगा, दिन क्या होगा, बड़ा होगा, और रात क्या होगी, छोटी होगी। रात क्या होगी भाई, छोटी होगी। ठीक है, तो गुरुजी वो तो उत्तरी अक्षांश के अंदर है, क्योंकि उत्तरी अक्षांश है उसके अंदर कर्क रेखा के ऊपर सूर्य सीधा चमक रहा है। तो दक्षिणी अक्षांश में क्या होगा, तो दक्षिणी अक्षांश में भी आप ध्यान रखना, इसका विपरीत हो जाएगा। जब सूर्य कौन सी रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, कर्क रेखा के ऊपर, तो उसका विपरीत क्या होगा, देख लो। जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है तो उसका विपरीत दक्षिणी अक्षांश में हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, दिन क्या होगा, छोटा होगा, दिन क्या होगा, छोटा होगा, और रात क्या होगी, बड़ी होगी, रात बड़ी होगी। और यहां पर कौन सी ऋतु है, यहां पर ग्रीष्म ऋतु है। कौन सी ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है। तो वहां पर नीचे कौन सी ऋतु होगी, शीत ऋतु होगी। यहां पर कौन सी ऋतु होगी, दक्षिणी ध्रुव के अंदर शीत ऋतु होगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या, बताओ। जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकेगा तो क्या होगा कि वहां पर दिन क्या होगा भाई, बड़ा होगा, वो रात की होगी, छोटी होगी। और ऋतु कौन सी है, आपने अब फिलहाल कौन सी है, गर्मी है नहीं। तो दक्षिणी ध्रुव के अंदर यानी दक्षिणी अक्षांश के अंदर इसका विपरीत कर लो, वहां पर दिन क्या होगा, छोटा होगा, और रात क्या होगी, बड़ी होगी, और ऋतु कौन सी होगी, शीत ऋतु होगी। ठीक है, समझ गए आप। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब सूर्य को चमकाते हैं कौन सी रेखा पर सीधा, 22 दिसंबर को मकर रेखा के ऊपर सूर्य सीधा चमकाते हैं। तो मैं इसे मिटा देता हूं एक बार, ये लो। कर्क रेखा के ऊपर सूर्य 21 जून को सीधा चमकता है। ठीक है, अपने ध्रुव के अंदर 21 जून को क्या होगा, दिन होगा बड़ा, और उसके 21 जून को रात क्या होगी, छोटी होगी। 21 जून को दिन बड़ा और रात छोटी होगी। ठीक है, तो गुरुजी आपने दिन छोटो और रात बड़ी कद होगी। तो देखो जब सूर्य आ जाएगा कौन सी रेखा के ऊपर सीधा चमकेगा, जब सूर्य सीधा चमकेगा मकर रेखा के ऊपर। और मकर रेखा के ऊपर कब चमकता है, 22
दिसंबर को। कब चमकता है भाई? 22 दिसंबर को चमकेगा। 22 दिसंबर यानी कि 22 दिसंबर को जब सूर्य सीधा चमकेगा तो यहाँ पर जटा सूर्य सीधो चमका वो बैठक ये होगी ग्रीष्म ऋतु होगी। तो ऋतु कौन सी होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी। तो इसका विपरीत कर लो, अपने कौन सी होगी? अपनी होगी शीत ऋतु। कौन सी ऋतु होगी? शीत ऋतु। और यहाँ पर जब मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकेगा तो यहाँ पर जो दिन है वो क्या होगा? दिन बड़ा होगा, क्योंकि सूर्य सीधो चमकेगा तो दिन तो बड़ा हुआ है। अब आपने जी अब सूर्य सीधो चमकन ना रही हो तो दिन बड़ा को नहीं होना रही, बस बात वही है। लेकिन अब अपने कर्क रेखा पर है सूर्य, जब मकर रेखा की बात कर रहे हैं तब अपने क्या होगा देखना। तो यहाँ पर दिन क्या होगा? 22 दिसंबर को बड़ा होगा और रात क्या होगी? छोटी होगी। रात क्या होगी भाई? छोटी होगी। ठीक है, आज ही ध्यान में रखियो। तो इनके विपरीत क्या होगा? वो इसके विपरीत हो जाएगा। ये तो दक्षिणी ध्रुव के अंदर दक्षिणी अक्षांश में है, तो इसके विपरीत क्या होगा? यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु है तो अपनी कौन सी ऋतु होगी? 22 दिसंबर को कौन सी ऋतु आती है? शीत ऋतु आती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अपने क्या है? ग्रीष्म ऋतु। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु है तो अपने पास कौन सी होगी? शीत ऋतु। और 22 दिसंबर को अपना दिन क्या होगा? 22 दिसंबर को इसके विपरीत कर लो। 22 दिसंबर को यहाँ दिन बड़ा था तो यहाँ पर दिन क्या होगा? छोटा होगा। और 22 दिसंबर को रात क्या होगी? यहाँ पर बड़ी होगी। रात क्या होगी भाई? बड़ी होगी। कद 22 दिसंबर ने। ठीक है, 22 दिसंबर बाद 5-7 दिन की अपन छुट्टियां कौन मिलती कि जब स्कूल में होता है सर्दियों की छुट्टियां आ गई। तो 22 दिसंबर को दिन छोटा होगा अपने उत्तरी ध्रुव के अंदर और रात क्या होगी? बड़ी होगी। ये बड़े छोटे यार तो बढ़ लिया। अब कॉन्सेप्ट एक और रह गयो, कौन सो रह गयो का गुरुजी? एक बार इसे लिख लो, ये कौन सा रह गया? 21 मार्च और 23 सितंबर वाला रह गया कि विश्व के अंदर पूरे दिन और रात की जो अवधि है वो क्या होती है? पूरे दिन बराबर होती है। 21 मार्च को और 23 सितंबर को। उसको भी अपने लिखना है, तब तक इसे आप लिखो, कॉन्सेप्ट है इसको आप लिख लो। ठीक है, उसके बाद अपने आगे लिखेंगे कि कौन सी कंडीशन में कब क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। देख लिया? अब देखो तो एक चीज यहां से ये हो गई क्लियर आपको। और जो छोटी बड़ी परछाई मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी वो कब बनती है? देखो, छोटी बड़ी परछाई अपने बनेगी जब क्या होगा? मैंने बताया था ना, कर्क रेखा के ऊपर सूर्य सीधा कब चमकता है? 21 जून को। तो 21 जून को जब सूर्य सीधा चमकेगा एकदम इस प्रकार से सीधा आएगा, ऊपर से उसका प्रकाश सीधा आएगा, जैसे मैं सूर्य हूं, और जैसे 21 जून को सूर्य का प्रकाश सीधा होगा तो अपनी परछाई अपने भी नहीं दिखेगी, है जहां पर रह जाएगी। ठीक है, तो 21 जून को परछाई नहीं दिखती है। 21 जून को परछाई नहीं दिखती, परछाई नहीं दिखती है अपनी। ठीक है, तो गुरुजी दिखा कद है? यानी स्वयं आपकी परछाई कौन दिखा है? परछाई नहीं बनती है 21 जून को। तो दिखती कब है? दिखती है ये 22 दिसंबर को। कब दिखती है हमें? 22 दिसंबर को ये परछाई दिखेगी। अब दो कॉन्सेप्ट रह गए, इसको मैं मिटा देता हूं। यहां पर देखो, अब दो चीज यहां से आपको बन गई है, वो अभी मैं आपको करवा देता हूं, इसी मैप के अंदर ही करवा देता हूं। दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा, वैसे ज्यादा टाइम भी हो गया है तो क्लास भी ऑफ करनी है अभी। तो एक चीज और ध्यान रखना, 21 मार्च को क्या होता है गुरुजी? 21 मार्च ने क्या हुआ? वो 21 मार्च को सूर्य उत्तरायण से भूमध्य रेखा की ओर आता है। उत्तरायण से भूमध्य की ओर, यानी सूर्य है वो उत्तरायण से, सूर्य उत्तरायण से भूमध्य रेखा की ओर आता है। भूमध्य रेखा पर आता है, रेखा पर आता है। यानी कि सूर्य है जो को उत्तरायण होना है, यानी ऊपर से कहां पर आएगा? ये यहां पर आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो ऊपर से जब नीचे आएगा तो यानी उत्तरायण से भूमध्य रेखा की ओर आता है। तो 21 मार्च को कौन सा बसंत विषुव होता है? कौन सा विषुव होता है? बसंत विषुव अपने होता है ना 21 मार्च का महीना, फागण को त्योहार, बढ़िया बढ़िया कोयल बोले सुनी सुनी, और यानी हरा भरा पौधा हो जाए, फीलिंग सियाण आ जाए नहीं तो थे फीलिंग दूसरी ना लियो, अपने पढ़ाई फीलिंग लियो, सोना टाइम हो रहा है। ठीक है, तो सूर्य उत्तरायण से भूमध्य रेखा की ओर आता है तो ये बसंत विषुव होता है 21 मार्च को। और एक बच गया 23 सितंबर। तो 23 सितंबर ने क्या हुआ गुरुजी? 23 सितंबर को सूर्य है वो दक्षिणायन से भूमध्य रेखा की ओर जाता है। किस ओर से? बसंत। 22 सितंबर को क्या होगा? शरद विषुव होगा। क्या होगा? शरद विषुव होगा। तो वो सूर्य है वो दक्षिणायन से भूमध्य रेखा की ओर, दक्षिणायन से भूमध्य रेखा की ओर, भूमध्य रेखा की ओर आता है, भूमध्य रेखा की ओर आता है।
तो ये कब होगा, ये होगा 22 सितंबर। सितंबर के महीने में अपने क्या होती है, सर्दी नहीं याद आती है क्या, थोड़ी थोड़ी आने लगती है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो सितंबर के महीने में ना तो ज़्यादा सर्दी हो ना ज़्यादा की गर्मी हो, ठीक है। तो सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन और ये उत्तरायण से भूमध्य रेखा की ओर और दक्षिणायन से भूमध्य रेखा की ओर। तो इन दिन क्या होता है, 22 सितंबर और 21 मार्च को क्या होता है, दिन और रात की अवधि, दिन रात की अवधि क्या होती है, दिन रात की अवधि समान होती है। क्या होती है भाई, दिन रात की अवधि समान होती है, ठीक है। यह कॉन्सेप्ट था आज का पहला पार्ट। कैसा रहा कमेंट कर सभी बता देना। और सभी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी क्लास लगानी पड़ती है और यहाँ पर भी 1-2 क्लास आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो। कैसी रही आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है अभी, और इस टाइम यानी कि 11 ही नहीं बजे अभी तक, तो 11 बजे तक आप सो रहे हो यानी सो जाते हो, तो ये बात गलत है। क्योंकि आपका लक्ष्य है, टारगेट है, वो बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस मुहिम के अंदर जो हमने ये मुहिम चला रखी है उस मुहिम का आप भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। और लॉकडाउन के अंदर घरों में जो विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो वो भी क्या है कि कोचिंगों के अंदर आ नहीं सकते, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर हमारे लिए जो हमारी टीम है, मेरी टीम है जो आपके लिए कार्य करवा रही है। लगातार बख्शीश जी राजनीति की क्लासें दे रहे हैं, बजरंग जी कल्चर की क्लासें, आज थोड़ा सा उनको थोड़ी सी दिक्कत थी, तबियत खराब थी, उनकी वजह से क्लास नहीं ले पाए, कल जरूर क्लास लेंगे। और उसके बाद रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग की शायद तक मैं बात कर लूँगा रणवीर जी से, वो कल आ जाएंगे और मैथ की क्लास कल अवेलेबल करवा देंगे आपको। जो भी कोई भी क्लास नहीं रहेगी मेरे हिसाब से, और जल्द ही आपके लिए। और जीके वाली जो समस्या आ रही है, जीके वाली समस्या नहीं आएगी आपको, क्योंकि भूगोल मैं करवा रहा हूँ, कल्चर बजरंग जी करवा रहे हैं, इतिहास मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो धीरे धीरे अपने पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतिहास और भूगोल मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। जैसे भी टाइम मिलता रहा, एक या फिर आज एक, जैसे 40-45 मिनट की क्लास हुई है शायद, हाँ, तो अपने जल्द ही लंबी क्लासें लेनी शुरू कर देंगे। आप सभी नोट्स बना लेना, ठीक है ना, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। हिस्ट्री की 30 क्लासों में कंप्लीट करवा दी जाएगी आपको, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।